हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं दोस्तों। एंड फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है आज हो जाएगा टोटली कंप्लीट, यानी कि जो लेक्चर नंबर 4 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज देखा था कि इक्वेशंस वन वेरिएबल के होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे, सॉल्व किया था, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया था। एंड उसके बाद देखा कि वर्ड इक्वेशंस क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, उसको हमने समझा बारीकी से। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट जो है वो हमें सॉल्व करना है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनली आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। एंड आप देख भी सकते हो दोस्तों कि हमारा 12th चैप्टर ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा। फिर कुछ ही 2 या 3 चैप्टर बचे हैं दोस्तों, तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कंप्लीट करवाने के। यानी कि अगर हार्डली बोलूं मैं तो 20 to 30 डेज के अंदर आपका फाइनली ये जो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सिलेबस है ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपको यही करना रहेगा उसके बाद कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना और अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने स्कूल में लेकर आना दोस्तों, बस यही मैं चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल से देखा जाए तो 9 to 10 एग्जांपल है, लेकिन मैं ज्यादा एग्जांपल लेकर आऊंगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के एग्जांपल इतने ज्यादा एग्जाम में पूछते भी नहीं है। तो हार्डली जो 2 से 3 एग्जांपल है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट भी और स्टार्टिंग के ही है, क्योंकि वो थोड़े ईजी भी है। और ईजी इसलिए है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका 8 का जो लेवल होता है जो मैथ्स का, वो आपको नॉर्मली ईजी ही पूछता है। तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 एग्जांपल आज के इस लेक्चर में कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग भी वही कीजिएगा। एंड रिमेनिंग जो एग्जांपल्स है वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा, कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको बोला है कि एक मदर है यहाँ पे जो है अपने जो सन है उसके बेटे है, मदर जो है वो अपने सन से 25 साल बड़ी है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मदर जो है वो अपने सन से कितनी बड़ी है, 25 ईयर्स बड़ी है, 25 ईयर्स देन सन से कितने साल बड़ी है, 25 साल बड़ी है। मदर का जो एज होगा वो 25 साल बड़ा होगा। फिर बोला है कि हमें निकालना है फाइंड द सन एज, मतलब सन का जो उम्र है, बेटे का जो उम्र होगा वो कैलकुलेट करना है अगर 8 इयर्स रेशियो ऑफ सन एंड मदर एज विल बी 4/9। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो मदर होगी और जो उसका सन होगा उसका अगर रेशियो निकाल देंगे एज का तो वो 4/9 आएगा। तो कैसे आएगा वो रेशियो में यहाँ पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज हम लोग लिखेंगे, एक कंसीडरेशन मानते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अपने सिलेबस में से जो भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है हम क्वेश्चन नहीं लिखाते दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, तो आपको बस समझना पड़ेगा बेसिक चीज में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मानता हूं क्या मानता हूं कि लेट द प्रेजेंट एज, जो हमारा प्रेजेंट एज रहेगा सन का, किसका हम लोग मानेंगे, सन का मानेंगे, तभी तो सन से मदर जो है वो 25 साल बड़ी दिखा सकते हैं हम लोग। तो लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो बेटे का जो प्रेजेंट एज चल रहा है वो मैंने मान लिया कि x ईयर से उसका, ठीक है, x साल का है वो, हमने मान लिया कि चलो वो x साल का है। ठीक है, अब x साल का सन है तो जो मदर होगी उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, मदर प्रेजेंट एज, मदर का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा। या फिर मैं बात करूं सीधा ऐसा लिखता हूं, सीधा सीधा अच्छा लगता है ना, x प्लस 25 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यानी कि जो मदर का एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, एक कंसिडरेशन दिया है उसमें, बोला है कि आफ्टर 8 ईयर्स जो मदर और सन का जो रेशियो आएगा एज का वो कितना आएगा, 4/9 आएगा। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसके लिए मेरे को पहले निकालना पड़ेगा कि 8 साल के बाद उम्र कितना होगा उनका। तो सन का 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, सन की बात करूं, सन का एज हो जाएगा 8 साल के बाद हो जाएगा, पहले x था, 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 8 ईयर्स। ठीक है ना, x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगा। और दूसरा कौन है, मदर, तो मदर का जो एज हो जाएगा 8 साल के बाद उसका कितना हो जाएगा, पहले कितना था उसका, x प्लस 25 था, अब हो जाएगा x प्लस 25 प्लस कितना है, 8। समझ में आ रहा है, पहले x प्लस 25 तो पहले से ही था, लेकिन अभी 8 साल के बाद प्लस 8 और करना पड़ेगा। तो x प्लस 25 प्लस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 25 प्लस 8 होता है 33, यानी कि x प्लस 33 ईयर्स, x प्लस 33 ईयर्स हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं, अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहां पे एक पार्टीशन कर देता हूं आगे का करने के लिए। अब उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें जो क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो उसमें बोला है क्लियरली कि जो 8 साल के बाद जो सन का एज है उसका अगर रेशियो निकालू मदर के एज से तो कितना आएगा, 4/9 आएगा। यानी कि सन का एज कितना है, x प्लस 8 अपॉन मदर का एज कितना है, x प्लस 33, और उसका रेशियो कितना आ रहा है, 4/9।
ये हमें ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए दिए थे। तो क्वेश्चन बन गया हमारा, इतना सारा जो वर्ड प्रॉब्लम था उसको एनालाइज करके हमने बना लिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा एक्स का। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले मेन जो पूछा है आपको, बोला है फाइंड द सन एज, यानी कि सन का एज निकालना है। तो सन का एज मतलब क्या माना आपने, एक्स। तो इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, खत्म हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है जब भी बीच में इक्वल होता है। तो ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8 हो जाएगा, बीच में इक्वल है लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ईजी है। 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 9x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 72, बराबर। फिर बीच में इक्वल था तो बीच में इक्वल लिख दिया। अब ये 4 है, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम करके इतना लिख दिया मैंने, अब इक्वल लिख दिया। अब इसकी बारी है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 4x प्लस बीच में 4 मल्टीप्लाई बाय 33, 3 4 जा 12 होता है, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 13, 132 मल्टीप्लाई करके देख लेना। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x वाले को एक साथ ला दो, ये 9x है, इधर ही है, 4x को इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4x हो जाएगा। ये 4x इधर था ना, पॉजिटिव था, इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 9x माइनस 4x हो गया, और ये 132 पहले से उधर था, इक्वल के वो साइड पहले से ही था 132। अब 72 को उसके पास लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व। 9x में से 4x गया, 5x बचेगा। 132 में से 72 गया, कितना बचेगा, 60 बचेगा आई गेस। ठीक है, 60। ठीक है, तो आपका x का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, therefore x will be equal to 60 divided by 5, that will be equal to 12। तो आपका फाइनली x का जो वैल्यू आया वो आया 12 ईयर्स। ठीक है, x कौन है आपका, सन, यानी कि आपका सन जो बेटा था, बेटा सन का उम्र कैलकुलेट करने पूछा था ना हमें क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि कैलकुलेट द सन एज, फाइंड द सन एज पूछा था। तो सन एज निकाल लिया हमने x जो कि है 12 ईयर, यानी कि जो बच्चा होगा वो 12 साल का होगा। और इनके ऐसे ही क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है कि मम्मी का भी एज निकालो, फाइंड द मदर एज, तो मदर एज कैसे निकालोगे, मदर एज क्या है, x प्लस 25, यानी कि आपने x 12 निकाल लिया तो 12 प्लस 25 करोगे यानी कि 37 हो जाएगा। यानी कि जब बेटा 12 साल का था तो मम्मी कितने साल की रही होगी, 37 साल की होगी। तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। तो वो अगर बाई चांस अगर एक्स्ट्रा भी पूछ लेता है, कभी कभी होता है ना क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन में सन के एज के अलावा मदर एज भी पूछ लेता है तो आपको इक्वेशन तो पता ही है ना मदर एज का, क्या है, x प्लस 25, x आपने निकाल लिया 12, 12 प्लस 25 37 ईयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 12.2, इसका अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो वो क्या दिया है वो करा लेते हैं, फिर हम लोग उसके आगे का भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर लेता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस प्रैक्टिस सेट के, क्योंकि बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट भी है। तो सभी एग्जांपल पहली बात तो मैं सॉल्व कराता नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करें, आप लोग को प्रैक्टिस करने देना, ये मेरा मोटो है दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे अपनी लाइफ में जरूर से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल दिया मैंने। ठीक है, सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2, पहले समझने की कोशिश करते क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है। क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12। यहां पे बोल दिया है कि एक यहां पे डिनोमिनेटर है, कोई भी फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y, समझो, मतलब कुछ तो होता है ना, ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर, ये तो आपको पता है। तो यहां पे बोला कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो बड़ा है न्यूमरेटर से, 12 से, 12 नंबर से बड़ा है। ठीक है, और दूसरा बोला है कि अगर न्यूमरेटर डिक्रीज होता है 2 से, इफ न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2 और डिनोमिनेटर जो है वो 7 से इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू फ्रैक्शन जो आएगा उसका रेशियो यहां पे दिया है 1/2। हमें पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले अगेन यहां पे हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानोगे कि न्यूमरेटर जो है उसको मान लेता हूं मैं x, लेट द न्यूमरेटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर बी x। मैंने क्या मान लिया कि न्यूमरेटर जो x हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर जब x माना तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा। हमें एक चीज बोला था क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर जो है यहां पे कितना, 12 बड़ा है, किससे बड़ा है, 12 न्यूमरेटर से। तो अगर न्यूमरेटर मेरा x है दोस्तों, तो मेरा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया ना, क्योंकि देखो यहां पे इंग्लिश में लिखा होता है क्वेश्चन और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, तो अगर आप कोई क्वेश्चन को समझ लिया तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को आप चुटकी बजा के सॉल्व करोगे, क्योंकि ज्यादा हार्ड होता नहीं है ये। खाली लोग बोलते हैं हार्ड है क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, बोल दिया था कि न्यूमरेटर जो था, डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर से 12 बड़ा हुआ है, 12 ज्यादा है उससे, तो हमने मान लिया कि न्यूमरेटर x था, तो न्यूमरेटर x था तो डिनोमिनेटर x प्लस 12 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया। अब इसके हिसाब से हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या आएगा इसके हिसाब से, ऊपर न्यूमरेटर होता है ना, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर कितना है, x है, डिनोमिनेटर कितना है, x बाय 12, x प्लस 12 सॉरी, x अपॉन x बाय 12। ठीक है ना, x अपॉन x प्लस 12, ये मेरा फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे कंडीशन बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमारे क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो बोला है। एक चीज और उन्होंने बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है, इसके लिए पार्टीशन मार देता हूं पहले यहां पे, ताकि वो स्पेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक कंडीशन ये बोला है कि अगर हमारा जो न्यूमरेटर है उसको मैं 2 से कम कर दूं, यानी डिक्रीज कर दूं, तो न्यूमरेटर कितना है हमारा x है, तो जो नया न्यूमरेटर आएगा, नया वाला न्यू
न्यूमैरेटर लिख देता हूं यहां पे, न्यू न्यूमैरेटर जो आ रहा है वो कितना आएगा x माइनस टू, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो न्यूमैरेटर है उसको 2 से कम कर दो, तो मैंने x माइनस टू कर दिया, 2 से कम हो गया। और जो नया वाला डिनोमिनेटर उन्होंने बोल के रखा है वो बोला है कि आपको बढ़ाना पड़ेगा डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 7 से बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो यहां पे x माइनस टू था, अब बढ़ा दो 7 से, यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस 12, पहले से ही था डिनोमिनेटर पहले से कितना था, x प्लस 12 था, अब उसको 7 से आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 से बढ़ाने के बाद वो हो जाएगा x प्लस 19, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस 12 प्लस 7 19 हो गया ना। तो ये हो गया आपका नया वाला डिनोमिनेटर। तो नया फ्रैक्शन भी निकलेगा, तो न्यू फ्रैक्शन क्या आएगा, तो न्यू फ्रैक्शन आएगा आपका, क्या आएगा, न्यूमैरेटर क्या है, न्यूमैरेटर नया न्यूमैरेटर x माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 19 इज इक्वल टू, उन्होंने बोल के रखा है कि वो जो है नया फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2, यानी कि उसका वैल्यू 1/2 के बराबर है। अब हमें फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा x माइनस टू, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा x प्लस 19, ठीक है। ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर जो है धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व जैसे ही आप करोगे आप देखोगे तो 2x माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू x प्लस 19 हो जाएगा। कैसे किया, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज माइनस 4, फिर ये इक्वल लिख दिया, बीच में 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x, 1 मल्टीप्लाई बाय 19 इज 19, x वाले को साथ में रखो, नंबर वाले को साथ में रखो, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 19 प्लस 4, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 23। आपका आंसर कितना आ गया, x का 23 आ गया, x जो है वो 23 आ गया। लेकिन x हम लोग को निकालना था क्या, नहीं, हम लोग को निकालना क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, n अपॉन डी, जो कि है x अपॉन x प्लस 12। तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू हमें निकालने बोला है वो कितना है, x अपॉन x प्लस 12 है। तो x कितना है 23 आया, और अपॉन x कितना है 23 प्लस 12 है नीचे वाला, तो यानी कि कितना आ जाएगा नया फ्रैक्शन, 23 अपॉन 23 प्लस 12 होता है 35। तो 23 अपॉन 25 ये हमारा फ्रैक्शन है जो हमें वैल्यू जो है निकालना था। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। दोस्तों देखो क्या होता है ना कि लोग डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर पाओगे, छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। लेकिन आप डर नहीं लगता आपको, या फिर डर नहीं मानना चाहिए आपको, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो आप सॉल्व करोगे ना तो डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाओगे, जैसे हमने निकाल लिया आपके लिए। 23 अपॉन 35 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब एक और लास्ट क्वेश्चन कराना चाहता हूं आज के इस लेक्चर में, थर्ड एक और एग्जांपल है इसी प्रैक्टिस सेट का। तो थर्ड करा के फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, और आगे का जो भी एग्जांपल्स रहेगा वो मैं आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो चलिए ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब थर्ड एग्जांपल भी करा देता हूं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा बोर्ड भी रफ। ठीक है, चलो क्या नाम है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो रेशियो है वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ए ब्रास, एक ब्रास होता है, आपको पता है कि जो क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं शायद ब्रास को हिंदी में, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ब्रास को पीतल बोलते हैं। तो जो पीतल होता है ना दोस्तों, वो कैसे बनाते हैं, कॉपर और जिंक दो एलिमेंट होते हैं, कॉपर होता है तांबा और एक जिंक होता है, ये दोनों का जब मिला देंगे ना हम लोग तो ये ब्रास बन जाता है। तो उन्होंने बोल के रखा है कि जो जिंक जो बन रहा है ना उसमें कॉपर का और जिंक का जो रेशियो है, उन्होंने बोल के रखा है कॉपर का और जिंक का जो रेशियो है वो है 3:7, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, 13:7 है, बाय मिस्टेक 13:7 उन्होंने देके रखा है, और हमें पूछा है फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम, कि अगर एक ब्रास का बर्तन है जो 700 ग्राम उसका वजन है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ जिंक प्रेजेंट है, जिंक कितना प्रेजेंट है वो हमें निकालना है। जिंक जो है वो कितना प्रेजेंट है हमें निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे जिंक कितना है। तो पहली बात तो जिंक अगर मुझे निकालना है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कुछ भी जिंक को कि लेट द वेट, जो वेट होगा, लेट द वेट ऑफ जिंक जो होगा वो मान लिया मैंने x ग्राम या फिर केजी, जो भी होगा, ग्राम में दिया है गेस। ठीक है, ग्राम में दिया है। ठीक है, हाँ ग्राम में दिया है। तो हमने मान लिया कि जो जिंक का जो वजन था जिंक का वो x मान लिया मैंने। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया x है, अब ये समझ में आ गया। अब एक चीज है दोस्तों कि यहां पे उन्होंने बोल के रखा है रेशियो, कि जो कॉपर और जिंक का जो वेट का रेशियो है वो 13:7 है, उन्होंने ऐसा बोल के रखा है क्लियरली। ठीक है, तो वेट जो है कॉपर का, ठीक है ना, वेट ऑफ कॉपर का रेशियो किससे है, जिंक से। तो वेट ऑफ जिंक का रेशियो जो है वेट ऑफ कॉपर के साथ, वो उन्होंने बोल के रखा है कितना है 13/7, 13:7 ना, मतलब 13/7 उन्होंने बोल के रखा है। अब एक चीज हमने माना हुआ है कि जो वेट ऑफ जिंक है वो x है, तो इसके जगह पे मैं x लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, सेम यहां पे, तो वेट ऑफ, यहां पे लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, नीचे लिखता हूं, यहां पे पार्टीशन कर देता हूं ताकि वो स्पेस यूटिलाइज कर पाए। इसके बाद यहां पे लिखता हूं, देखो क्या लिख रहा हूं कि ये जिंक की जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं क्योंकि मैंने x माना हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेट
ऑफ कॉपर अपॉन x इज इक्वल टू 13/7 मान लिया। समझ में आ गया दोस्तों? 13/7 मान लिया। तो यानी कि जो वेट ऑफ कॉपर अगर मुझे निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे निकालना हो वेट ऑफ कॉपर, अगर मुझे कोई पूछता है निकालने के लिए, तो ये x उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 13/7 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। तो हमारा वेट ऑफ कॉपर क्या वैल्यू कितना है? 13/7x। ठीक है, अब यहां पे उन्होंने बोल के रखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उन्होंने एक चीज बोल के रखा है कि जो बर्तन है वो कितने ग्राम का है? 700 ग्राम का है। तो जो बर्तन ब्रास का जो है 700 ग्राम का, उसमें दो चीज मिलावट से बनी हुई है, एक तो है आपका कॉपर, दूसरा है आपका जिंक। यानी कि जो भी आपका वेट है कॉपर का, वेट ऑफ जो कॉपर होगा उसमें हम लोग अगर वेट ऑफ जिंक प्लस करेंगे तभी तो आपका टोटल वेट जो है ब्रास का वो बनेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं जो कॉपर होगा, तांबा, जितना भी वजन उसका होगा, और उसको जिंक का वजन जितना भी होगा, वो दोनों को प्लस करूंगा तभी तो टोटल वेट ब्रास का बनेगा, क्योंकि बर्तन मेरा ये दोनों से ही तो बना है। तो मेरा जो कॉपर का वेट है वो मुझे पता है कितना है। कॉपर का वेट देखो 13/7 है, तो मैंने लिख दिया कॉपर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 13/7x लिख दिया। फिर वेट ऑफ जिंक कितना है? हमने माना हुआ है कि वेट ऑफ जिंक जो है वो x है, यानी कि प्लस x। समझ में आ रहा है? ये प्लस ये इज इक्वल टू ब्रास होगा ना टोटल। तो कॉपर का हमने 13/7x निकाल लिया, जिंक का हमने माना हुआ है ऑलरेडी x, और ये दोनों इक्वल करके कितना आ जाएगा? टोटल वेट ऑफ ब्रास जो कि हमें दिया हुआ है कितना है? 700 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 700। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका x का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? यहां पे ध्यान से देखो कि आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? यहां पे देखो 13/7x प्लस x कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका x जो है इसके पास दे देता हूं, और ये ऊपर x हो जाएगा। तो 13x/7 प्लस x/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, तो ये 13x प्लस 7x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। ठीक है, 13 प्लस 7x हो गया 20। 13 प्लस 7 कितना होता है दोस्तों? 20 होता है ना। तो 20x इज इक्वल टू, ये 7 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4900। तो x इज इक्वल टू 4900 डिवाइड बाय 20। 10 कैंसल, 2 डिवाइड बाय 490 इज 2 2 4, 2 4 10, सॉरी 2 4 8 एंड 1 0 2 5 10, 245। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 245। बहुत सिंपल है। देखो मेरा टेक्निक जो है कैलकुलेशन करने का थोड़ा अलग है, मैं फास्ट करता हूं। तो आपको पता ही है दोस्तों, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, 4900 था, उसको 20 से डिवाइड करना था। तो आप कहीं पे भी साइड में डिवाइड कर लो अपनी तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है आपका x का आंसर 245। ठीक है, यही है आपका आंसर 245। एंड उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ भी हार्ड नहीं था, बस आपको प्रोसेस याद रखना है, स्टेप्स याद रखना है। और हमने पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए होते हैं उसको सबसे पहले आपको नंबर्स में बनाना है। नंबर्स में एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, बना लिया, तो आप इजीली निकाल सकते हो इसको। क्लियर है दोस्तों? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये भी होता है टोटली कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 12 भी खत्म होता है। जल्द मिलेंगे आपके सामने, एक और नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और पूरी कोशिश करें जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए। तो आपको ये वीडियो एंड ये चैप्टर कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और इसके बाद के जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला कि 3 ही एग्जांपल कराऊंगा, रिमेनिंग एग्जांपल्स ये मैं आप लोग से होमवर्क चाहता हूं, आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे जरूर से लीजिए और दबा के प्रैक्टिस करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।